वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में लिया हिस्सा। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 1,406 प्रोजेक्टों का यूपी को दिया तोहफा। कहा कि रियासत में सरमायाकारी से नौजवानों को होगा फायदा, रोजगार के मिलेंगे नए मौके। सदर रामनाथ कोविंद अपने 4 रोजा दौरे पर उत्तर प्रदेश पर। सदर के आबाई गांव में तरक्की की कहानी की नुमाइश। सदर के साथ वजीर आजम ने पथरी माता मंदिर के किए दर्शन। अंबेडकर भवन जाकर बाबा साहिब को पेश किया खिराज अकीदत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ कश्मीर की सूरत हाल का ले रहे हैं जायजा। मीटिंग में वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के अफसरान भी शामिल। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से जीता असेंबली का जिमनी इंतखाब। उड़ीसा और केरल में असेंबली सीटों पर गिनती जारी। मंगल को हुई थी पोलिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने वजीर आला हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और कानकनी लीज मामले पर दायर अर्जी को माना काबिल समाअत। अगली समाअत 10 जून को। मोदी सरकार के 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर डीडी न्यूज पर देखिए हमारा डीडी कॉन्क्लेव। 8 साल मोदी सरकार, सपने कितने हुए साकार। कॉन्क्लेव में मरकजी वुज़रा और माहिरीन के साथ होगी बातचीत। रात 7:30 बजे डीडी न्यूज पर आज भविष्य का भारत में मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और दीगर माहिरीन के साथ खास बातचीत। आलमी यौम साइकिल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का साइकिल चलाते हुए फोटो किया शेयर। पीएम ने दिया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र। वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से मुल्क गीर प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह। सर्विस सेक्टर में तेज रिकवरी के इशारे। मई माह में सर्विसेज पीएमआई 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज से पीएमआई 58.6 की सतह पर। और फ्रेंच ओपन के खवातीन सिंगल के खिताबी मुकाबले में ईगा स्वातनिक का सामना अमेरिका की कोको गाफ के साथ। वहीं आज मर्दों के सिंगल जुमरे के सेमीफाइनल में नडाल की होगी ज़वेरेव से टक्कर। दूसरे सेमीफाइनल में सिल्च और कैस्पर रूड होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान सदर रामनाथ कोविंद के आबाई गांव परौंक पहुंचे। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर के साथ पथरी माता मंदिर के दर्शन किए, जहां उन्होंने बाज़ाब्ता पूजा अर्चना की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर अहाते में ही मौजूद बच्चों और खवातीन से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। सदर के साथ वज़ीर आज़म मोदी ने मेमार आइन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे पर गुलाए अकीदत नजर किए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलन सेंटर का दौरा किया। ये सेंटर सदर रामनाथ कोविंद का आबाई घर है, जिसे अवामी इस्तेमाल के लिए अतिया कर दिया गया था और एक कम्युनिटी सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब एट 3.0 में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी की सनअती तरक्की और दिफा के शोबे में खुद किफालत की हकीकत को पेश करने वाली नुमाइश का मुआयना किया। यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल के साथ ही मुख्तलिफ कंपनियों के मॉडल को पेश किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी काबीना में शामिल लोग भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता साल दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक से $84 बिलियन की रिकॉर्ड FDI आई। उन्होंने कहा कि भारत G20 मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरमायाकारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों ने उत्तर प्रदेश की नौजवान ताकत पर भरोसा किया है, क्योंकि नौजवानों के पास ख्वाब और इरादों को नई बुलंदी और नई परवाज देने की सलाहियत है। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूमी इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में रियासत की हमजहत तरक्की के बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है, बल्कि हमारी रियासत मुल्क में तेज रफ्तारी से तरक्की की सिमत में भी आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के बेपनाह इम्कानात के बारे में वजीर आला ने कहा कि यहाँ सरमायाकारी के लिए ज़ाब्तों को आसान बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। लीड्स 2021 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 7 स्थानों की उल्लेखनीय बढ़त उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को बढ़ाते हुए आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से इनके प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निर्यात को 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,56,000 करोड़ रुपए सालाना करने में भी उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुड गवर्नेंस पर बात करते हुए कहा कि पहले दुनिया में अगर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया उसे संजीदगी से नहीं लेती थी, लेकिन आज दुनिया हमारी बातों को संजीदगी से सुनती है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है बल्कि इसमें तरक्की की बेपनाह सलाहियत भी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था, उसकी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। आप सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए महानुभावों का मैं विशेष रूप से यहां पर अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है ही, और मैं कह सकता हूं रिसोर्सेस के मामले में भी यह भारत और स्किल के मामले में भी हमारा ये उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है। आज हुई गिनती के नताइज के मुताबिक धामी को 58,258 वोट मिले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को सिर्फ 3,233 वोट मिले हैं। इस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने निर्मला गहतोड़ी को 55,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। कांग्रेस, एसपी और आजाद उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। ये उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात की तारीख की सबसे बड़ी जीत है और कई वोटिंग मराकिज पर कांग्रेस उम्मीदवार का खाता भी नहीं खुल सका है। नताइज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला धामी ने आवाम की खिदमत जारी रखने की अपने अज़्म का इयादा किया है। मैं चंपावत के सभी देवतुल्य और मतदाताओं का, सभी भाइयों बहनों का, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा समर्थन दिया है। उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो मुझे अपना मत दिया है, मैं हर संभव जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करूँगा कि उनके ऋण से कैसे भी ऋण हूँ, कैसे भी जो उन्होंने इतना बड़ा समर्थन दिया है, उस समर्थन को विकास के रूप में, यहाँ की सेवा के रूप में उनको लौटाऊं। निश्चित रूप से ये जीत चंपावत की जनता की जीत है। और पुष्कर सिंह धामी को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि चंपावत से रिकॉर्ड जीत के लिए उत्तराखंड के वज़ीर आला को मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि वो उत्तराखंड की तरक्की के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। मैं बीजेपी में भरोसा करने के लिए चंपावत के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे कारकुनों की सख्त मेहनत की सताइश करता हूं। आगे बढ़ते हैं, जहां झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ा धचका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने आज हेमंत सोरेन से जुड़ी शेल कंपनी और कानकनी लीज मामले में मेंटेनेबिलिटी पर अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट से इस अर्जी को काबिल समाअत माना है। इससे पहले 1 जून को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डिवीजन बेंच ने तमाम फरीकीन को सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। अर्जी गुजार शिव शंकर शर्मा की अर्जी पर नंबर 4290 की दुरुस्तगी पर रियासती हुकूमत की दलील को मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट ने मामले की अगली समाअत की तारीख 10 जून मुकर्रर की है। अदालत ने शेल कंपनियों में सरमायाकारी के बारे में सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने वाली अर्जी को कबूल कर लिया है और साथ ही मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए हुकूमत की तरफ से दी गई दलील को मुस्तरद कर दिया है। 1 जून को पिछली समाअत के दौरान रियासती हुकूमत ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो अर्जी की मजीद समाअत न करें और अर्जी को खारिज कर दें, और इसके लिए हुकूमत की जानिब से अदालत में मौजूद वुकला ने कई नुकात पर दलाइल भी दिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर की 17वीं बुरवकार तकरीब में मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। तकरीब में साल 1965 से शुरू हुए बीएसएफ के सफर पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने बीएसएफ के जवानों को बहादुरी के लिए पुलिस मेडल से सरफराज किया। आंझानी दीपक कुमार मंडल और आंझानी ब्रिज किशोर यादव की अहलिया को भी एजाज से नवाजा गया। उन्होंने सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि घने जंगलों से लेकर पहाड़
और पहाड़ों और नदियों तक हमारे बैनुल-अक़वामी सरहदें महफूज हैं। इन सरहदों की निगरानी में BSF का रोल बहुत अहम है। सुदूर उत्तर पूर्व की पहाड़ी क्षेत्र, बंगाल की दलदली सुंदरबन, घने वर्षा वनों, प्रचंड वेग से बहती नदियों के बीच गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं प्रहरियों के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न तो करती है, लेकिन बाधा नहीं पहुंचा पाती है। और BSF अपने हौसलों से उन बाधाओं में भी सीमा की सुरक्षा में लगातार दिन रात लगे रहते हैं, तभी अपना देश भी सुरक्षित है और देश की सीमा भी। सेनेगल के दौरे पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भारतीय बिरादरी से खिताब किया। भारतीय बिरादरी से मिलकर खुशी का इजहार करते हुए नायडू ने कहा कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अपने बुजुर्गों का एहतराम कैसे करें और वसुदेव कुटुंबकम के जज्बे को उभारें। इस मौके पर नायडू ने कहा कि हमें मादरी जबान में बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनधन योजना भारत की बेहतरीन स्कीम है। सर्विस सेक्टर में तेजी से रिकवरी के इशारे मिल रहे हैं। कोविड के दौरान भारत का सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर रहा। मई के महीने में सर्विस PMI 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर रहा। एक सर्विस में PS&P ग्लोबल एंड सर्विस PMI 58.9 रिकॉर्ड सतह पर दर्ज किया गया। 50 से ऊपर के अदद-ओ-शुमार बताते हैं कि सेक्टर में मांग बढ़ रही है। अप्रैल में ये इंडेक्स 57.9 की सतह पर था। सर्वे में कहा गया है कि भारत में लॉकडाउन की सूरत हाल में बेहतरी के बाद सर्विस एक्टिविटीज में नुमाया बेहतरी आई है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि महंगाई की सूरत हाल में फिलहाल बेहतरी के आसार कम ही मिल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। जहां हर घर दस्तक 2.0 के तहत सेहत कारकुनान घर घर जाकर लोगों को कोविड के टीके लगा रहे हैं। 2 माह तक जारी रहने वाली इस खुसूसी टीकाकारी मुहिम में 12 साल से जायद की उम्र के बच्चों और 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों को एहतियाती खुराक देने पर खुसूसी जोर दिया जाएगा। देखिए DD न्यूज की हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। हर घर दस्तक 2.0 के दूसरे रोज खवातीन सेहत कारकुन लोगों के घर घर जा रही हैं। वो इस बात का पता लगा रही हैं कि कोई अभी भी कोविड टीकाकारी से बचा तो नहीं रह गया है। आशा कारकुन इस बात का भी पता लगा रही हैं कि 60 साल से तमाम ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज अभी लगा है या नहीं। हर घर दस्तक 2.0 के तहत आप देख रहे हैं कि जो आशा कार्यकर्ता हैं घर घर जा रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं कि आपको पहली डोज लगी है कि नहीं, दूसरी डोज लगी है कि नहीं, या फिर जो प्रिकॉशन डोज है वो लगी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हर घर दस्तक अभियान के तहत आशा वर्कर घर घर जा कर के लोगों से पूछ रही हैं और उनका रजिस्टर में नाम दर्ज कर रही हैं। लोगों का नाम, एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और उनको कौन सी डोज लगी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तीनों डोज को पूछ के फिर वो कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, दोनों का पता करके फिर उसमें लिखते हैं। जिनको सेकंड डोज लगी है उनको थर्ड डोज के लिए बुलाते हैं, बूस्टर डोज के लिए, और जिनको फर्स्ट लगी है उनको सेकंड डोज के लिए। ऐसे लोग जो टीका देने की साइट पर नहीं जा सकते, उनको घर में ही जाकर आशा कारकुन कोविड की वैक्सीन लगा रही हैं। मेरे सेकंड डोज लगी है। आशा कार्यकर्ता मेरे घर आके लगा के गए हैं। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी हर घर दस्तक 2.0 मुहिम के तहत कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं। मेरी ये सेकंड डोज है। मैंने फर्स्ट डोज ले ली थी, या सेकंड डोज है, और इसलिए कि कोरोना से बचाव हो सके हमारे लिए। मुझे फर्स्ट डोज लग चुकी है, मेरे को स्कूल में लगी थी, और सेकंड डोज में लगवाने आई हूँ, और आप सबको भी लगवानी चाहिए। कोरोना से बचाव करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। कोविड टीकाकारी को बढ़ावा देने के लिए कोई भी टीके से बचा न रह जाए, इसके लिए वजारत सेहत 2 महीने का हर घर दस्तक 2.0 मुहिम चला रही है। ये मुहिम 1 जून से 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत ओल्ड एज होम, जेल, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले लोगों के साथ साथ स्कूलों में भी टीकाकारी की मुहिम चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर उमूर नौजवान और खेल की वजारत की तरफ से मुल्क भर में वर्ल्ड साइकिल डे का इनेकाद किया जा रहा है।
इस मौके पर मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से मुल्क की प्रोग्रामों का आगाज किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया, मरकजी वजीर कानून किरेन रिजिजू, साबिक मरकजी वजीर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के मौके पर वजीर खेल ने नौजवान साइकिलिस्टों के साथ साइकिल चलाकर 7.5 किलोमीटर का फासला तय किया। इन रैलियों का मकसद लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिल चलाने की तरगीब देना है और मोटापे, काहिली, तनाव, परेशानी जैसी बीमारियों से निजात दिलाना है। साइकिल ही एक ऐसा साधन है, जब आजादी के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय साइकिल पर जाकर देश के कोने कोने में आजादी दिलाने के लिए एक और देशभक्ति का वो नारा देश के कोने कोने तक दिया जा रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में भी बाईसाइकिल की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आज मैं ये कह सकता हूं, एक और उस समय का समय था, दूसरी और रॉकेट लॉन्च भी करना था पहला, तब भी साइकिल पर लॉन्च पैड तक उसको ले जाने का काम किया गया। तीसरी मैं बात कहूंगा, आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी देखेंगे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़कर साइकिल का रुख कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि लोग पर्यावरण को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना भी चाहते हैं, साइकिल को अपनाना चाहते हैं, प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज स्वच्छ भारत को भी आगे बढ़ाते हुए, फिट इंडिया को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको आप अपनाने आए हैं। फिट इंडिया भी और अपना बाईसाइकिल को भी आगे बढ़ाने के लिए आज आप वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पर जुड़े हैं। मुल्क के 35 मरकजी इलाकों और रियासत के 75 बावकार मकामात पर साइकिल रैलियां भी निकाली गईं। ये रैली गुवाहाटी और मुंबई में भी मुनक्किद की गई, जिसमें बहुत से खिलाड़ियों के साथ लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने फिटनेस बरकरार रखने के लिए साइकिल चलाने के बारे में बात की। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य से खुसूसी बातचीत में वजीर खेल ने साइकिल की अहमियत बताते हुए कहा कि मुल्क के नौजवानों को फिटनेस मुहिम में शामिल होना चाहिए। मौजूद है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने अभी 7.5 किलोमीटर का सफर सर बाइसाइकिल पे वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पे आपने किया है। कितना बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं नेशनल स्टेडियम के बाहर से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि देश के युवाओं को फिटनेस मुहिम से जुड़ना चाहिए, देश के लोगों को फिटनेस मुहिम से जुड़ना चाहिए और फिट इंडिया कैंपेन में सबसे बड़ी भूमिका बाईसाइकिल भी निभा सकती है। और वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पर हम एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, रोज साइकिलिंग करें, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, स्वच्छ भारत का निर्माण भी करेंगे और एक फिट भारत का निर्माण भी करेंगे। तो सारे कैंपेन जो है फिट इंडिया, खेलो इंडिया, क्लीन इंडिया एंड हेल्दी इंडिया, सब इसी में जुड़ते हैं, क्योंकि बाईसाइकिल चलाने से ना प्रदूषण होता है, ईंधन की खपत नहीं होती और देश का नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण को भी बचाते हैं, आपका स्वस्थ भी आप रहते हैं, कैलोरीज भी बर्न करते हैं और साथ ही साथ आप एक संदेश देते हैं कि आइए फिट रहें। और फिट इंडिया मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो अपना फिटनेस स्कोर भी आप रोज जान पाएंगे। सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 8 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन 8 सालों में हमने देखा है कि स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेके एक अलग ही जागरूकता बढ़ी है। खासतौर से अगर हम लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की, ओलंपिक की बात करें, पैरालंपिक की बात करें, आपको लगता है कि देश मुकाम पे चल पड़ा है कि वर्ल्ड सुपर पावर स्पोर्ट्स में बन सकते हैं हम? निश्चित तौर पर भारत सही दिशा में चला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेलों को तो बढ़ावा मिला है, फिटनेस को भी उसी तरह से जागरूकता अभियान किए जा रहे हैं और लगातार खिलाड़ियों का जुड़ना, टॉप जैसी स्कीम का चलना, खिलाड़ियों के सभी उनके ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग से लेके पॉकेट अलाउंस तक का पूरा ध्यान भारत सरकार रखती है। खिलाड़ियों को केवल अपने खेल और प्रशिक्षण पर ध्यान देना, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है और यही कारण है भारत पहले से ज़्यादा मेडल भी जीत रहा है और लगातार दुनिया के पटल पर ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, डेफ ओलंपिक्स हो या थॉमस कप हो या वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो, सभी में पहले से शानदार प्रदर्शन करना ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफलता की और बढ़ाने के लिए जो अभियान चलाए थे,
खेलों के लिए, फिटनेस के लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो बता रहे थे कि कितना ज़रूरी है फिटनेस और फिटनेस पे ही जोर ज़्यादा दिया जाना चाहिए और इन पिछले 8 सालों में किस तरीके से भारत एक तरह से फिटनेस की दुनिया में कहे, स्पोर्ट्स की दुनिया में कहे, एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के वुमेन्स सिंगल्स के फाइनल की लाइनअप तय हो गई है। शानदार फॉर्म में चल रही आलमी नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वांतिक का सामना खिताबी मुकाबले में अमेरिका की कोको गाफ से होगा। स्वांतिक ने सेमीफाइनल में रूस की डारिया कासाटनिका को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। इस मुकाबले को जीतने में स्वातनिक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने ये मैच सीधे सेटों में 6-2 और 6-1 से जीत लिया। आलमी नंबर 1 खिलाड़ी की यह मुसलसल 34वीं जीत है। इस जीत के साथ ही उनकी नजरें दूसरी बार फ्रेंच ओपन जीतने पर हैं। इससे कबल ईगा ने 2020 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। वहीं वुमेन्स सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में 18 साल की अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गाफ ने आसान जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में इटली की मार्टिना ट्रेविसन को सीधे सेटों में 6-3 और 6-1 से शिकस्त दे दी है। ये पहला मौका है कि जब गाफ किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। वो इससे कबल ऑस्ट्रेलियन ओपन में और विमिल्टन के चौथे राउंड तक पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। हमारे ये भी